नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। वेस्ट एशिया में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, खamenei ने जो कल या परसों बयान दिया था जिसमें उन्होंने जीत की बात कही थी और ये कहा था कि हमने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसके जवाब में आज ट्रंप ने सो कॉल्ड लीडर कहा खamenei को और धमकी दी कि हमने हमारी वजह से बचे नहीं तो बहुत ही बुरी मौत उनकी होती और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इनको जो फ़ायदा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हो जाए, इसलिए हम इन पर से प्रतिबंध भी हटा रहे हैं। लेकिन ये थैंक्स बोलने की जगह हमें गाली दे रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसका जवाब भी ईरान की तरफ से आ गया है और कड़ा जवाब आया है। तो एक ये डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मित्र और वरिष्ठ विश्लेषक डॉक्टर प्रकाश केरे। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। तो ईरान में जो ये ट्रंप ने जो कहा है, खास तौर पे मैं पहले आपको बता दूं कि ट्रंप ने कहा क्या है। अगर इसका हिंदी अनुवाद ये कहा जाए तो ये होगा, यह कैसे हो सकता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई जो युद्धग्रस्त ईरान देश के हैं, इतनी स्पष्टता और मूर्खता से यह कह दे कि उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध जीत लिया, जबकि वे जानते हैं कि उनका बयान झूठ है, ऐसा नहीं है। एक आस्थावान व्यक्ति होने के नाते उनसे झूठ बोलने की उम्मीद नहीं की जाती। उनका देश तबाह हो गया, उनकी 3 परमाणु साइटें बुरी तरह नष्ट कर दी गई और मुझे ठीक ठाक पता है कि वे कहाँ छिपे हुए थे। और मैंने इजराइल या अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं, जो दुनिया की सबसे महान और शक्तिशाली हैं, को उनकी जान नहीं लेने दी। मैंने उन्हें एक बहुत ही भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया और उन्हें धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप कहना चाहिए, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में युद्ध के अंतिम चरण में मैंने इजराइल से मांग की कि वे उन बहुत सारे विमानों को वापस बुला लें जो सीधे तेहरान की ओर जा रहे थे, एक बड़े हमले की तैयारी में, शायद आखिरी निर्णायक वार के लिए। इससे जबरदस्त नुकसान होता और कई ईरानी मारे जाते। यह युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। पिछले कुछ दिनों में मैं प्रतिबंध हटाने और अन्य चीजों पर काम कर रहा था, जिससे ईरान को पूरी, तेज और व्यापक पुनर्प्राप्ति का बेहतर मौका मिलता। प्रतिबंध बहुत भारी पड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, इसके बजाय मुझे गुस्से, नफरत और घृणा से भरा बयान मिला और मैंने तुरंत प्रतिबंध, राहत और अन्य सभी काम रोक दिए। ईरान को वैश्विक व्यवस्था की मुख्यधारा में वापस आना होगा, वरना उनके लिए हालात और खराब होंगे। वे हमेशा इतने गुस्से में, शत्रुतापूर्ण और असंतुष्ट रहते हैं और देखिए इसका उन्हें क्या मिला। एक जला हुआ बर्बाद देश जिसका कोई भविष्य नहीं, एक बिखरी हुई सेना, भयानक अर्थव्यवस्था और चारों ओर मौत। उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है और हालात और खराब ही होंगे। काश ईरान के नेता समझ पाते कि अक्सर शहद से ज्यादा मिलता है, सिरके से नहीं। और आखिर में उन्होंने लिखा है पीस। तो ये एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया है, बहुत तल्खी भरा स्टेटमेंट है। और इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री का जवाब भी आ गया है कि ईरान किसी धमकी को सहन नहीं करता है। और इजराइल के बारे में उन्होंने कहा है कि इजराइल घुटने टेकने मजबूर हुआ है, ये सच्चाई है। और वो जब उसकी हालत खराब हो रही थी, हमारी मिसाइलों से तहस नहस हो गया, तो डैडी के पास गया। डैडी, याद करिए, नाटो की बैठक में जो नाटो के प्रमुख हैं, उन्होंने ट्रंप को डैडी कहा था, अभी जो बैठक हुई थी। तो तंज करते हुए उन्होंने कहा कि तो इजराइल डैडी के पास गया और डैडी ने फिर इंतजाम किया और कहा कि भाई युद्ध रुकना चाहिए। इसको, इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखा जाना चाहिए प्रकाश? देखिए, इसमें कोई नया एंगल नहीं है। एक तो अमेरिका और इजराइल और ईरान अपने अपने दावे करेंगे स्वाभाविक रूप से कि भाई हमारी जीत हुई है, जो है सो है। लेकिन इन बिटवीन हमको थोड़ा अगर हम पढ़ें तो वही निष्कर्ष है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने और अमेरिका ने जिस तरीके की कोशिश करी कतर के साथ मिलकर, ये जो रही बात सीज फायर की या चाहे लड़ाई रोकने की, तो ईरान तो पहले दिन से कह रहा है। उस पिछले साल जो अटैक्स हुए थे उस समय भी ईरान ने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं।
लेकिन जब उसके ऊपर युद्ध थोपा गया और उसने रेस्पॉन्स दिया, उसके बाद तो उसने केवल न्यूक्लियर डील के बारे में बात करी, उसने तो सीज फायर के लिए कोई प्रपोजल नहीं दिया। वो प्रपोजल आया भी तो अमेरिका और कतर की तरफ से आया कि अमेरिका ने कतर को इन्फॉर्म किया कि नेतन्याहू तैयार है, आप ईरान को तैयार करिए। ये बात तो सब जगह से साफ हो गई है, ऑफिशियल हो गई है एक तरीके से। अब देखिए ट्रंप पर मागा बेस का दबाव था और ट्रंप जानते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को अब वहां पे नहीं ले जा सकते कि एक और बड़ी लड़ाई में फंस जाए। और वो मान लीजिए कि आप चुनाव लड़के आए 2-3 बड़े मुद्दों पर, अगर किसी पे आप एक आध दो पे आप वो कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं या उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे एजेंडे को ही आप 6 महीने के भीतर ही अगर आप उसको घूरे पर फेंक दें तो बहुत आपको डैमेज हो जाएगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप के उपराष्ट्रपति का देखिए बयान क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बयान में भी क्या बोल रहे हैं उसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए, और बंद कमरे में कैबिनेट की मीटिंग्स में क्या होती होंगी। तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने अपने प्रो इजरायली जायनिस्ट समर्थकों को, खुद भी वो जायनिस्ट हैं, और अपने मागा बेस को, उन्होंने दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। और एक बड़ी दिलचस्प घटना जो हुई है, जो कि भारत में भी और दुनिया भर में बड़ी चर्चा का विषय बनी है, कि न्यूयॉर्क के मेयर के पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जोहरान ममदानी का टिकट फाइनल हुआ है। और इंटरेस्टिंग है कि ममदानी ने जो अपना कोalition बनाया, उस कोalition में उनके सबसे जो क्लोज पार्टनर हैं, जो तीसरे नंबर पर आए हैं इस चुनाव में, वे यहूदी हैं। तो माना जा रहा है कि न्यूयॉर्क का जो ये प्राइमरी है वो एक्चुअली ट्रंप के एजेंडे पर, अमेरिका के फॉर एवर वार्स के एजेंडे पर, और अमेरिका की वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है उस पर क्या असर हो रहा है, उसको लेके ये एक जनमत संग्रह था। और कई लोगों ने इस बात को रेखांकित किया है, जिसमें मागा के ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर स्टीव बैनन भी शामिल है। और उनका यह भी कहना है कि ये रेफरेंडम जो है 2025 में भी चलेगा, 2026 में भी चलेगा और 2027 में भी चलेगा। कहने का मतलब कि इस साल जो प्राइमरीज होंगी अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग पोस्ट के लिए, हाउस के लिए, सीनेट के लिए, गवर्नरी के लिए, मेयर पदों के लिए, ये तो पहला है, अभी तो पहला हुआ है। और ये एक पार्टी का रिजल्ट आया है। लेकिन बहुत सारी प्राइमरीज हैं और अगले साल चुनाव है, इसी साल चुनाव है। तो नहीं, इस साल नहीं होंगे, 2026 में चुनाव होंगे। इस साल के एंड में है शायद। 2025 है ना ये? हाँ। अच्छा, 2025, 24, 26 कुछ जगहों पे होंगे और कुछ जगहों पे मिड टर्म जो होगा वो हाउस का जो इलेक्शन होगा वो अगले साल होगा। और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा 2027-28 में। तो 27 में फिर उसकी प्राइमरी चलेगी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो अब जब ममदानी की जो जीत हुई है उसके बाद तो मुझे लगता है कि और यह मुश्किल हो जाएगा ट्रंप को अपने मागा बेस को समझाने की। और इनफैक्ट ये लोग मागा बेस का जो वह ग्रुप है जो ये कहता है कि लगातार युद्ध ना हो और अपनी इकोनॉमी पे देखा जाए, अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा, वे लोग बहुत खुश हैं ममदानी के जीत से। मतलब एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक की जीत से राइट विंग मागा बेस खुश है। और वो यहां तक कह रहे हैं कि यह अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है। अमेरिका फर्स्ट एजेंडा वो नहीं है जो ट्रंप नियो कंजर्वेटिव और नियो लिबरल के प्रेशर में ले रहे हैं। तो और वो लोग नेतन्याहू पर भी बौखलाए हुए हैं कि तुमको राष्ट्रपति ने बचा लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बचा लिया, तुम उनको फिर क्यों घसीटना चाहते हो इस कहानी में। तो हालांकि ये सब देख के ये लगता है कि
ट्रंप या इजराइल हमलावर नहीं होंगे ईरान पर, लेकिन इस आशंका को भी हम लोग एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मिडिल ईस्ट के सीज फायर के इतिहास को देखते हुए कि कोई लड़ाई तुरंत न भड़क जाए। बहुत लोग तो ये भी आशंका जता रहे हैं कि शायद अगले ही वीकेंड में हो जाएगा, इसी वीकेंड में हो जाएगा। हाँ, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कही जा रही हैं। नहीं, लेकिन ये जो चीजें शुरू हुई हैं, आपको क्या लगता है, क्या किस तरह से वेस्ट एशिया अब आगे बढ़ेगा? क्योंकि एक चीज तो बहुत साफ है कि इजराइल की जो एक सो कॉल्ड सुप्रीमेसी थी, जो मानी जाती थी, लोग मानते थे, कहते थे, उसको तो ईरान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास जो स्ट्रेटेजिक लीवर्स ईरान के पास उस इलाके में हैं, वो दरअसल एक तो जो हुतीज और वो सारे जो फर्स्ट लाइन तो वो मान लीजिए, सेकंड लाइन माना जा रहा है हरमुज की जो खाड़ी है वो है, थर्ड लाइन जो है वो जो 50,000 सैनिक अमेरिका के हैं वो हैं, वो अड्डे भी तो ईरान की जद में है। और ईरान का प्लस पॉइंट ये है कि इजराइल से ईरान की सीमाएं मिलती नहीं है। देखिए, उस बड़ी युद्ध की स्थिति में ईरान के पास जो लिवरेजेस हैं और इजराइल के पास जो लिवरेजेस हैं, दोनों की अगर हम तुलना करें तो इजराइल कहीं नहीं ठहरता। इजराइल के पास सिर्फ ये है कि अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका और ब्रिटेन, जर्मनी, ये हाँ, लोग मतलब वही नाटो उनके साथ है। लेकिन अब उसमें भी ये है कि अगेन सारे लोग फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको यूक्रेन में भी सप्लाई देनी है और उनका इतना मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है कि वो बहुत बड़े असलहे बहुत लंबे समय तक सप्लाई कर सकें इजराइल को। और वो हमने देखा कि जिस तरीके से इजराइल का पेपर डोम डिस्टर्ब हुआ, बर्बाद हुआ, वो तो 10-12 दिन में रिप्लेस नहीं कर पाए उसको। वो आसान नहीं था। दूसरी चीज कि एक जो लिवरेज है इजराइल के पास कि वो सीरिया के रास्ते होके इराक में घुसे और फिर ईरान के बॉर्डर पर आए, तो इस स्थिति में उसको सीरिया में उसको दिक्कत होगी, उसको ईरान के अलाइज को मुकाबला करना पड़ेगा इराक की धरती पर और फिर वो ईरान के पास आएगा। और इस बीच में मिसाइलें भी चलेंगी और बाकी चीज भी चलेंगी। और उतनी बड़ी स्थिति में अरब के देश इतना बड़ा सुसाइडल निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वे अमेरिका को ये छूट दे दें कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले करो। तब ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने जहाजों और पनडुब्बियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो उन्होंने परमाणु ठिकानों पर बम बरसाने के लिए किया, मिसाइलें दागी। जो इस्फहान और नतांज में जो गया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पनडुब्बी से आया है। ये जो B-2 आए थे ये तो फोर्दो में इन्होंने ऑपरेशन किया है। तो वे पनडुब्बियां और वे जहाज ईरान के लिए ज्यादा आसान होंगे निशाना बनाने में, बजाय कि वो इजराइल पर निशाना बनाए, क्योंकि वो उसके पास समुद्र के किनारे होंगे। और फिर हुर्मुज की आपने बात की कि अगेन अरब के देश फिर कहेंगे कि यार अब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, सऊदी के लिए, कतर के लिए। नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने फुल पेज हरमुज की इम्पोर्टेंस पर स्टोरी छापी है। देखिए 22% तेल का दुनिया का वहां से ट्रांजिट हो रहा है। ये तो सिर्फ तेल और गैस की बात है, और भी सामान तो जा रहे हैं। अरब में थोड़ी होता है कि वे लोग तेल और गैस बेचते हैं और उसके बदले डॉलर मिलता है और डॉलर को खाते हैं। खाना ही तो खाते होंगे। वहां पर इतनी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, उसके लिए स्टील और लोहा कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है। और फूड, क्लॉथिंग, वे ऐसे इलाके हैं जो दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड के बड़े मार्केट्स हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ह्यूज कैश है, धनी देश है, तो वो सामान भी उसी रास्ते से जाते आते हैं। तो होर्मुज और देखिए, अब ऐसा नहीं है कि होर्मुज बंद होगा तो ईरान को दिक्कत नहीं होगी, ईरान को भी दिक्कत होगी,
लेकिन सवाल यह है कि ईरान तो अब युद्ध में है, वो तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा और नुकसान सह लेगा तो क्या हो जाएगा? नुकसान तो हो ही रहा है, बर्बादी तो हो ही रही। हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए, हो सकता है कि ऑक्यूपेशन हो जाए, हो सकता है कि हमारे देश का बंटवारा कर दिया जाए। वैसी स्थिति में वो लोग तो मतलब एक्सट्रीम तक जाके लड़ना पड़ेगा ना, कोई भी देश लड़ेगा जब उसके अस्तित्व की बात आ जाएगी। लेकिन ऑक्यूपेशन तो ईरान का कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब उस तरीके की नौबत आ जाए, देखिए हाँ, बहुत एक्सट्रीम केस में भाई हो सकता है, वैसे तो नहीं लगता देखिए है। इजराइल हो या वेस्ट के देश हो, इनका कॉलोनियल इंपीरियल इतिहास से लेके आप इस सदी में हुए युद्धों के इतिहास तक अगर आप देखें, तो इनके लिए किसी भी तरीके की कोई नैतिकता, किसी तरीके की मानवता, युद्ध को लेकर दुनिया भर में तमाम जो संधियां हैं, समझौते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, यूएन चार्टर है, इसको लेके इनके इनके पास एक पैसे का भी आदर नहीं रहता। वो तो तो ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में ही दिख गया, यूएन कहाँ था। मैं यूएन तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यूएन कोई पावर नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है जहां हाँ कुछ। नहीं, इससे पहले भी इराक अफगानिस्तान कहीं भी कुछ नहीं था वो। लेकिन यूएन का एक चार्टर है जिसको कि सारे देश मानते हैं कि भाई युद्ध न हो, और युद्ध हो भी तो तमीज से, उसकी एक लिमिटेशन हो, मिलिट्री फाइट हो। आप बाजार में बम नहीं गिराएंगे, आप लोगों के घर पे बम नहीं गिराएंगे। अब नया खेला शुरू हुआ इजराइल में कि रिहायशी इलाकों में वो इस्तेमाल कर रहे हैं मिलिट्री यूज के लिए, जो कि यूक्रेन में भी हमने देखा। अभी 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 एक जगह अटैक हुआ, वहां से हल्ला हुआ, सिविलियन, फिर फोटोग्राफ्स रिलीज हुए, पता चलेगा कि मिलिट्री के लिए वो वेयर हाउसेस का काम वहां पे होता था। लेकिन आप लार्जर केस में देखें तो यूक्रेन वॉर में सिविलियन कैजुअलिटी क्या है, और आप गाजा में जरा जोड़ लीजिए। आप ईरान में भी किस तरीके से हुआ, तेहरान में और बाकी जगहों पे सिविलियन ठिकानों पर अटैक हुए। लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान गया था तो उसने क्या किया था, अमेरिका इराक गया था तो उसने क्या किया था। तो ईरान अगर वैसे हमले का सामना करे तो 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 उसके मन में ये डर तो हो ही सकता ना, आशंका तो हो ही सकती कि हो सकता है कि ये ऑक्यूपेशन कर लें। क्योंकि जब मान लीजिए कि हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मारी जाए, हमारे शहर तबाह हो जाए, हमारा कमांड एंड कंट्रोल नष्ट हो जाए, और हमारी मिलिट्री डिफीट हो जाए, तो आसान से आप सीधे ऑक्यूपेशन नहीं भी करेंगे तो आप एक पपेट को बिठा के अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन वो बहुत कठिन है। दरअसल अकेला ईरान थोड़ी है कि आप मतलब जिस जो आप बात कर रहे हैं वो तब स्थिति बन सकती है जब ईरान बिल्कुल अकेले लड़ रहा हो। हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि इस तरीके की स्थिति आने की आशंका में ईरान जो है बहुत जोर से लड़ेगा, बहुत मेहनत से लड़ेगा। हाँ, और फिर उसको बहुत तरीके की अरब के हमारे पड़ोसियों को नुकसान ना हो, और हुर्मुज बंद ना हो, और हम जो है हम ही पर प्रेशर डालो कि यूरेनियम इनरिचमेंट मत करो, और हम ही पे युद्ध थोपो। तो ये उस सिनारियो की मैं बात कर रहा हूं। और अगेन जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, लग रहा है, तो वो भी मैं बेसिस बना के कह रहा हूं कि वो भी एक कारण है कि ये लोग शायद अटैक न करें। लेकिन चूंकि हमारे पास जैसे अभी लेबनान में फिर से अटैक शुरू हो गए हैं इजरायलियों के, आप गाजा में देख रहे हैं कि किस तरीके से रोज मारे जा रहे हैं, 100 लोग, 50 लोग, आज भी 20-25 की खबर है। वेस्ट बैंक में नए सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं, सेटलमेंट नहीं मतलब फिलिस्तीनियों के घरों पे गोलियां मारी जा रही हैं और आग लगाया जा रहा है, वहां भी लोग मर रहे हैं। हालांकि इजरायली कैजुअलिटी भी हुई है, जैसे कि एक महीने में माना जा रहा है कि वहां 100 से ज्यादा जो है गाजा में उनके सैनिक मारे गए इसी एक महीने में। लेकिन अब चूंकि वहां मिलिट्री सेंसरशिप चल रही है तो बहुत खबर नहीं से, अभी पीछे उन्होंने माना है कि 7-8 लड़के हमारे मारे गए हैं, जिसका वीडियो भी हमास ने जारी किया, जिसमें कि एक बंदा जाके अकेले ही उस टैंक को जला देता है।
तो पॉइंट ये है, अभी स्थिति यह है कि इजराइल तमाम चीजों के बावजूद सीज फायर का आदर नहीं करता है। उसका उसका रिकॉर्ड है, लेबनान के साथ सीज फायर हुआ, गाजा में 2-2 3-3 बार करने की कोशिश हुई। तो उसको लेके और क्या बेंजामिन नेतन्याहू थोड़े से झटके लगने के बाद अपनी वो बरसों बरसों की प्लानिंग को क्या किनारे रख देंगे, जिसमें कि ईरान में रिजीम चेंज करवाना उनका सपना है, उनका प्लान है, उनकी योजना है। तो उस आधार पे कहा जा सकता है कि ईरान पे वो हमले कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो चाहेंगे कि अमेरिका को घसीट के लाएं किसी तरीके से। और इरानियंस जो अभी पोस्चरिंग दे रहे हैं, दो कारण है। एक तो उनका अपर हैंड दिखा इस युद्ध में, पहली चीज। दूसरी चीज कि उनको जो सेटबैक्स मिले हैं, उस स्थिति में अपनी मिलिट्री का, अपनी गवर्नमेंट का, अपने लोगों का मनोबल ऊंचा रखना, देश को यूनिफाइड रखना, देश के हौसले को बुलंद रखना, उसके लिए जरूरी है कि इस तरीके की बात की जाए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अब ईरान के पास एक और लेवरेज आया है, जो अभी तक उसके लिए बर्डन माना जाता था, जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक उसके लिए बर्डन था, अभी तक उसके लिए खतरे का कारण था कि अरे इसको बहाना बना के देखो अटैक हो जाएगा, ये और करने की, वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश वेस्ट ने की कि अभी भी पूरा तबाह नहीं हुआ है, अब टेबल पर आ जाओ। जैसा कि ट्रंप जो आप कोट कर रहे थे कि मैं तो इनको कंसेशन देने वाला था, मैं तो सैंक्शन हटा रहा था। तो अब ईरान जो है, जैसे ईरान ने एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोऑपरेशन करने से मना कर दिया, अब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन बन गया। वो एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन वो एक अब वो हथियार बन गया। अब आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ईरान से कि आप प्लीज टेबल पर आइए, बात करते हैं। और क्या रखा गया ईरान को? ईरान ने कहा कि भाई हम 3% पर आ जाते हैं, जो हमारे सिविल 3 समथिंग पर आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है, बाकी हटा दीजिए। तो नहीं, आप 0 कर लें। अब इसको कौन मानेगा, क्यों मानेगा? तो कुल मिला के सिचुएशन जो है अभी भी तनावपूर्ण है। लेकिन जब तक कि बेंजामिन नेतन्याहू हैं और जब तक ट्रंप के ऊपर जायनिस्ट इन्फ्लुएंस है, जो कि बहुत बहुत जोरदार है, उनके दामाद हैं, विटकॉफ हैं जो मिडिल ईस्ट के उनके कॉन्वॉय हैं, उनकी सबसे बड़ी डोनर जो हैं वो और जो उनके यूरोपियन एलाइज हैं वो बहुत कट्टर जायनिस्ट हैं, जिसमें कि लिबरल हैं, लेबर पार्टी के नेता जो जिनकी गवर्नमेंट है ब्रिटेन में। फ्रांस के राष्ट्रपति कुछ कभी कभी रीजनेबल बात बतियाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः अब कुल मिलाकर वेस्ट के नैरेटिव में इजराइल की सिक्योरिटी और इजराइल का राइट टू एग्जिस्टेंस वो पैरामाउंट रहता है। बाकी उसके बाद है, बाकी सेकेंडरी है। ईरान का एग्जिस्टेंस सेकेंडरी, जॉर्डन का एग्जिस्टेंस सेकेंडरी, सीरिया का एग्जिस्टेंस सेकेंडरी। तो ये लोग कितना ट्रंप पर अपना वो बना सकते हैं, बना पाएंगे, बना रखेंगे। दूसरा कि अमेरिकी राजनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है हमने पिछले नवंबर में देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ आए और अपने साथ उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को दोनों सदनों में जो है बहुमत दिलाया। एक बड़ा शिफ्ट हमने वहां देखा। दूसरा बड़ा शिफ्ट हमने न्यूयॉर्क में देखा, जहां दुनिया में कोई शहर नहीं है, तेल अवीव भी नहीं है, जहां पे उतने यहूदी रहते हैं। कोई 1 मिलियन यहूदी रहते हैं वहां पे। तो ये जो शिफ्ट है, और अचानक देखिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी डिमोरलाइज थी, पता ही नहीं चल रहा था कि अब क्या होगा इनका। जैसे हमारे यहाँ पूछा जाता है ना कि अरे मोदी नहीं तो कौन नेता बताइए, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, कुछ माहौल बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन
सारे एस्पेक्ट का कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। और अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ट्रंप ने कल कही, कल क्या मतलब आज रात को, कि पुतिन ने कह दिया कि ट्रंप के आने के बाद रशिया को लेकर जो अमेरिकी नीति है उसमें शिफ्ट हुआ है। और ट्रंप ने उसके जवाब में क्वेश्चन पूछा गया तो कहा पुतिन रेस्पेक्ट्स अमेरिका, सी जिनपिंग रेस्पेक्ट्स अमेरिका, नॉर्थ कोरियन लीडर रेस्पेक्ट्स अमेरिका। और फिर क्या बोल रहे हैं, पिछले साल ये स्थिति नहीं थी क्योंकि तब कमजोर राष्ट्रपति था, अब मैं हूं इसलिए वो लोग अमेरिका को रेस्पेक्ट करते हैं। और फिर उनकी बड़ाई भी करता है कि दे आर स्मार्ट लीडर्स, दे आर वंडरफुल लीडर्स, ये वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो ये मन से जान रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू उनको अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दो बातें तो कोई इनकार नहीं कर सकता, वो वार मॉन्गर नहीं है, नंबर 1। ये इसमें कोई दो राय नहीं, वो चाहे जिससे बोले या वो उनके स्वार्थ हों, जैसे वो कि भाई तेल मिलेगा तो जाओ, मत नहीं तो मत जाओ। दूसरा कि ट्रंप कंप्लीट सरेंडर चाहते हैं। अगर आप उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको उनको पूरा रेस्पेक्ट शो करना पड़ेगा। और पुतिन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए पुतिन आप देखेंगे कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट आलोचना नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रंप को कैसे खुश रखा जाए, कैसे डील करना है, कैसे खुश रखना है साथ। और आप देखिए पुतिन को कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली कि G7 का सबसे पावरफुल मेंबर जो है कह रहा है कि ये G8 था, तुम लोगों ने इसको खराब कर दिया, और इसको G9 हो जाना चाहिए, शी को भी वो लाने को तो वो है। हाँ, तो वो चीज है। कुछ समय पहले पूछा गया कि आप फिर नॉर्थ कोरियन लीडर से मिलेंगे, तो बोला व्हाई नॉट। तो ट्रंप को जो अभी सबसे बड़ा एजेंडा है ट्रंप का कि यूक्रेन में हम कुछ कर पाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप के अंदर वो साहस नहीं है कि अकेले अपने यूरोपियन एलाइज को छोड़ के या उनको बिना साथ लिए वे पुतिन को रिटेन गारंटी दे दें कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं। और पुतिन को कुछ नहीं चाहिए, पुतिन को सिर्फ ये चाहिए कि आप रिटेन में लिख कर दें कि यूक्रेन जो है नाटो में भविष्य में शामिल नहीं होगा और हम कल युद्ध रोक देंगे। सिंपल है, इसमें कोई 3-5 नहीं है। बाकी छोटी मोटी डिमांड्स हैं, जैसे कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज होना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं जो कि उसके डिटेल्स हैं। लेकिन वो चीज ट्रंप नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रंप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको 2-3 चीजें नहीं हो पा रही हैं। एक, जो उन्होंने डील किया है मिनरल्स डील, तो जब तक वहां शांति नहीं होगी तब तक उसका वो फायदा नहीं उठा सकता, कोई फायदा नहीं। हाँ। अमेरिकी कॉरपोरेशंस जो है वो दनादन जो है यूक्रेन में जमीनें खरीद रही हैं औने पौने दाम पे, क्योंकि लोग भाग रहे हैं या डिप्रेस्ड हैं, इकोनॉमी में कुछ दम नहीं है। और यूक्रेन बहुत रिच कंट्री जरूर है, लेकिन यूक्रेनियन उतने रिच नहीं है, तो वो अपनी जमीनें बेच रहे हैं, और वो जमीनें अमेरिकी कंपनियां घात लगा के खरीद रही हैं। और बाकी बहुत सारा इलाका और बहुत सारा खनिज जो है, खनिज वाला इलाका ऑलरेडी रशिया के पास जा चुका है। और अभी रशिया ने कुछ दिन पहले एक ऐसे इलाके को कब्जा किया है जहां पे लिथियम है, बहुत बड़ा लिथियम का भंडार है वहां पे। तो वो ना ट्रंप का काम हो पा रहा है, ना अमेरिकन कॉरपोरेशंस का काम हो रहा है। और पुतिन के इलाके में, जो पुतिन ने इलाका अपने देश में मिलाया है, वहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंटल काम चालू हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मारियोपोल पूरा शहर बर्बाद हो गया था, वो पूरा फिर से बस गया, स्कूल, कॉलेज, चर्च सारे बन गए, मकान, घर सब बन गए नए। तो वो उनके गले में फांस है, क्योंकि जब तक यूक्रेन वार नहीं रुकेगा तब तक वो रशिया के साथ अपनी इकोनॉमी को जोड़ भी नहीं पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उसके लिए जरूरी है। और अगेन, हालांकि इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, जैसा आपने कहा था ट्रेड डील का, कि क्यों ट्रंप चाहते हैं बार बार कि
अपने एग्रीकल्चरल मार्केट के लिए, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए वो भारत के दरवाजे खुलवाना चाहते। वो इसलिए कि उनको पता है कि, या तेल बेचना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि 2019-2017 से इनफैक्ट चाइना जो है उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की खरीद को लगातार कम कर रहा है। तो उनको दूसरा मार्केट चाहिए, उनको रशियन मार्केट चाहिए, उनको यूक्रेनियन मार्केट चाहिए, और इतनी सारी चीजों में अगर वो ईरान में आके फंस रहे हैं तो फिर ईश्वर ही मालिक है फिर अमेरिका का। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी सुनाने का प्रयत्न करिए, उपक्रम करिए, और हमारे चैनल को की मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए, तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे। इसी के साथ याद दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।